ठीक है, मैं ये डे एक टेस्ट के लिए फिक्स ही कर दो तो ज्यादा बेटर होगा आई थिंक, क्योंकि हर बार इसको चेंज करना ठीक नहीं है। तो जितेंद्र जी ने सजेस्ट किया थर्सडे, आई थिंक इट इज सुटेबल टू ऑल। हाँ जितेंद्र जी। ठीक है, तो थर्सडे रखते हैं, बेटर होगा। वैसे ट्यूसडे भी ठीक है, बट थर्सडे वुड बी लिटिल बेटर। सो एवरी थर्सडे विल ट्राई टू कीप द टेस्ट। अगर किसी थर्सडे को नहीं रख पाएंगे, जैसे इस थर्सडे को तो नहीं, क्योंकि हम लोग ट्यूसडे को टेस्ट ले चुके हैं, कल टेस्ट हो चुका है, तो थर्सडे कल मैं क्लास लूंगा इसी टाइम में। बेशक कोई घंटे की क्लास होगी, तो क्लास होगी जिसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस ही करेंगे मोस्टली, थोड़ा बहुत अगर कॉन्सेप्ट जो बचा रहेगा उसको करेंगे, राइट। तो अगर किसी थर्सडे को टेस्ट नहीं हो पाएगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, अदरवाइज आप हर थर्सडे को टेस्ट के लिए तैयार रहो। एनी डाउट? मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है तुम लोग को? काफी साइलेंट है यार, कोई कुछ बोल नहीं रहा। वॉइस क्लियर नहीं है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ओके ओके। ऐसा क्यों हो सकता है? हम्म। गिव मी 2 मिनट्स, 2 मिनट में मैं इसको सॉल्व करके फिर क्लास कंटिन्यू करता, राइट। लेट मी सी जस्ट अ मिनट।
Am I audible now? हेलो, अभी आवाज आ रही? ओके, ओके, राइट। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। तो कल के क्लास में जैसा मैंने बोला था, प्रोडक्ट में किसी डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में ब्रेक करने का कॉन्सेप्ट कर रहे थे, उसके आगे कंटिन्यू करना है। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, तीन कॉन्सेप्ट अभी बचे हुए हैं। एक मैट्रिसेस का छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के कुछ ऑल्टरनेट मेथड्स देखेंगे। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको सबसे लास्ट में रखूंगा मैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस करके दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक कि हाउ टू डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेट अ डिटर्मिनेंट विदाउट इवेल्युएटिंग इट्स फंक्शनल वैल्यू। डिटर्मिनेंट के एलिमेंट अगर फंक्शन हो तो उसको एक्सपैंड करके एक फंक्शन मिलेगा, और उस फंक्शन को अगर मुझे डिफरेंशिएट करना हो या इंटीग्रेट करना हो तो एक प्रोसीजर तो सिंपल है कि आप डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कर लो और उसके फंक्शन को फाइंड कर लो, और फिर उसको ऑर्डिनरी जैसे आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं वैसे करो। बट विदाउट एक्सपेंशन, विदाउट इवेल्युएटिंग द वैल्यू, इफ I have to differentiate, then how to do it and when it is possible. So let's continue these ideas, this thing. तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट। इफ बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला ऐसे समझो, अगर किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट x के फंक्शन हो तो वो डिटर्मिनेंट x का फंक्शन होगा। आई होप यू एग्री टू इट। आई रिपीट, if the elements of determinant are function of some variable say x, then the determinant itself will be a function of x. Do you agree or not? Yes. जैसे आपके सामने एक 2/2 का डिटर्मिनेंट लेके मैं दिखा रहा हूं। 2/2 आसान है समझने में। अगर ये डिटर्मिनेंट है तो इसको मैं इसको इवेलुएट करूंगा तो एक्चुअली आएगा p1x इंटू q2x माइनस p2x इंटू q1x, राइट। और दो फंक्शन का प्रोडक्ट फंक्शन होता है और फंक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके फंक्शन होता है। इतनी बातें फंक्शन के बारे में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं प्लस वन में। अब मैंने बोला कि लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आएगा जी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर ये आरएचएस को देखो पहले, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट होता है सब्ट्रैक्शन पर, तो आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ द फर्स्ट टर्म p1x इंटू q2x माइनस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म दैट इज p2x इंटू qnx। आई होप यहां तक बात बिल्कुल सिंपल है, कोई अभी कुछ मैंने किया नहीं। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आपको आता है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, उसी का इस्तेमाल करो। डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो आई विल गेट p1x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड q2 डैश x, मैं किसी फंक्शन के डेरिवेटिव fx के डेरिवेटिव को f डैश x लिख रहा हूं, एंड प्लस सेकंड फंक्शन q2x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट p1x का डेरिवेटिव। ये फर्स्ट का आ गया ना, ये फर्स्ट का डेरिवेटिव आ गया इस प्रोडक्ट का। ऐसे ही इस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव अगर करोगे तो आएगा माइनस, माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा, p2x first function into derivative of second function q1 dash and प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, बट माइनस की वजह से वहां पर भी माइनस रहेगा, माइनस, हाँ जी,
P2 dash x, P2 dash x into Qnx. अंडरस्टूड? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? यहां तक बात बिल्कुल समझ में आ रही है? आई डोंट थिंक देयर इज एनी ट्रबल, राइट? अब इसके बाद बेटा मैंने क्या बोला कि इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। एक पॉजिटिव टर्म और एक नेगेटिव टर्म को सुइटेबली अगर आप क्लब करो तो आपको एक 2/2 का डिटर्मिनेंट बनता हुआ दिख रहा होगा, है ना? P1 और P2 को देखो, जिसमें P1 और P2 डिफरेंशिएट नहीं हुए, मतलब मैंने बोला फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को अगर हम एक साथ ले लें तो रीअरेंज किया मैंने, ऐसे लिखा P1x इंटू Q2 डैश and minus P2x into P1 dash, sorry, Q1 dash, Q1 derivative of Q1. और जो रेस्ट ऑफ द दो टर्म्स हैं उनको सेपरेट रखा, तो क्या रखा मैंने? P1 डेरिवेटिव ऑफ P1 into Q2 minus derivative of P2 into Q1. Now, if I ask you, can you write the first term? Can you write the first term as a डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2? फर्स्ट टर्म को 2/2 के डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि ये कोफैक्टर के फॉर्म में है ना, a1 b2 माइनस a2 b1 टाइप। इसी तरह से ये लास्ट दो टर्म्स का जो पेयर है ना, ये भी एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। कितने लोग को समझ में आ रहा है तो लिख दो फटाफट, उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में मेंशन कर दो। तो अगर आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हो तो दिस वन, द फर्स्ट वन appears like this. First row P1x and P2x, and the elements of second row are Q1 dash x and Q2 dash x. P1 derivative Q2 minus P2 derivative Q1. Clear? Exactly. Similarly, the second pair of term can be reduced and written as, hanji bolo, first row P1 dash x and P2 dash x, and the elements of second row are Q1x, Q2x. And by observing these two determinants, one idea comes in your mind. What is that? कि भाई अगर किसी 2/2 के डिटर्मिनेंट को हमें डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन हम रो बाय रो परफॉर्म कर सकते हैं, because if the order is 2/2, the result will be a summation of two determinants. Similarly, if the order will be 3/3, the result will appear as a summation of three determinants. So result of derivative will appear as a summation of as many determinants as the order. This is the first observation. And second observation, how to get the resulting determinants? So by differentiating the elements of one row, keeping the remaining as it is at a time. So at a time, what we do, पहले रो के एलिमेंट को डेरिवेटिव से रिप्लेस कर दिया, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट को डेरिवेटिव से रिप्लेस किया, यहां देखो, और सेकेंड रो के एलिमेंट को एज इट इज रख दिया, तो एक डिटर्मिनेंट बन गया। प्लस अब सेकेंड रो के एलिमेंट को डेरिवेटिव से रिप्लेस कर दो और फर्स्ट रो को एज इट इज रिटेन कर लो, तो दूसरा डिटर्मिनेंट बन गया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मैं बोलूं कि एक डिटर्मिनेंट है बेटा डेल्टा, देखो अगर मैंने बोला कि एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा एक्स और वो ऐसा कुछ है, एक्स एक्स स्क्वायर 3x x प्लस 2x प्लस 1, ऐसा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो डेल्टा डैश एक्स क्या होगा? तो डेल्टा डैश डी डी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स क्या होगा? तो आप बोलोगे कि दो डिटर्मिनेंट का सम होगा, ऐसा। फर्स्ट डिटर्मिनेंट कैसे मिलेगा? तो हमने बोला कि रो 1 इज रिप्लेस बाय द डेरिवेटिव,
तो 1 and 2x. Second row, elements of second row will be retained as they are, and the second determinant will be obtained by retaining the elements of first row as it is and differentiating the element of second row with respect to x. तो ये जो रिजल्ट आया ये d dx ऑफ डेल्टा x है। अगर आप इसको एक्सपांड करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो भी यही आएगा, और बिना एक्सपेंशन के हमने किया तो भी यही आएगा, सेम आएगा चाहे जैसे आप कर लो। तो इसको एज ए रूल एक जगह मेंशन कर लेते हैं जनरल, क्योंकि ये तो 2/2 के लिए हमने ऑब्जर्व किया देखा, तो इसको जनरल रूल करके लिख लो, ठीक है। तो क्या बताया गया, ये समझ में आ गया कि अगर पहले मैंने बोला कि किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स अगर x का फंक्शन है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी x का फंक्शन होती है। फिर उसको एक्सपैंड करके हमने डिफरेंशिएट किया ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर से, जो रिजल्ट आया उसको ऑब्जर्व किया, तो ऐसा मिला कि वो रिजल्ट को दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। फिर वो दोनों डिटर्मिनेंट्स को अगर फाइनली ऑब्जर्व किया तो ये मिला कि ये तो डायरेक्टली हमें मिल सकता था, fx से f dash x डायरेक्ट मिल सकता है, कैसे? बाय डिफरेंशिएटिंग the one row at a time and retaining the remaining rows as they are and doing it for all the rows, and whatever we do for row the same is valid for column. So I can even say that you can differentiate column by column, differentiate first column retaining the remaining column as it is, plus differentiate the second column retaining the remaining column as it is, plus and so on. ये तब तक करेंगे जब तक कि सारे कॉलम को 1 by 1 डिफरेंशिएट नहीं कर लेते, चाहे आप रो बाय रो करो या कॉलम बाय कॉलम। तो बिल्कुल सिंपल है, डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है तो आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, इस कंक्लूजन को लिख देते हैं एक जगह। तो कंक्लूजन हमारा क्या आया, तो लिख दो, द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ये प्रॉपर्ली आपकी नोट में लिखा होना चाहिए, द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट can be obtained as the summation of as many determinant as its order. I repeat, the differential coefficient of a determinant can be obtained as the summation of as many determinants as the order, and the process can be carried out along row oblique column. Means it is your choice that you would like to differentiate row by row or you like to differentiate column by column, but for God's sake you do only once, you choose any one method, either row method or column method, not both, mix नहीं करेंगे दोनों को। Replacing the element of by differentiating one row oblique column at a time and retaining the others as they are, retaining the other as they are। तो ये भी एक मिस्टेक होती है कि जब आप डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं ना तो इनर्शिया में चले जाते हैं, तो आप एक रो के एलिमेंट को डिफरेंशिएट किया फिर दूसरे को भी डिफरेंशिएट कर दिया, ऐसे नहीं करना है। पहला डिटर्मिनेंट जो आएगा वो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, रिमेनिंग रो को एज इट इज रखेंगे, प्लस जब दूसरे डिटर्मिनेंट को क्रिएट करेंगे तो किसी दूसरी रो को, सेकंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, रिमेनिंग को एज इट इज रखेंगे, फिर तीसरा डिटर्मिनेंट के लिए थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे, रिमेनिंग रोज को एज इट इज रखेंगे। ऐसा करेंगे, किसी भी एक में एक साथ दो रो या दो कॉलम को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई, तो क्वेश्चंस कुछ करते हैं, राइट। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दैट एक डिटर्मिनेंट मैंने दिया है fx, एलिमेंट्स आर x, x स्क्वायर, x क्यूब एंड x प्लस a, x स्क्वायर प्लस a, x क्यूब प्लस a स्क्वायर, a क्यूब, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट f dash x, f dash 0 and then f0 plus f dash 0. I hope you are familiar about what is the meaning of f dash 0. f जब मैं बोलता हूं ना f dash k, it is value of the function f dash x at x equal to k. तो पहले f dash x, पहला स्टेप क्या होगा, f dash x फाइंड करना,
and then put x equal to k. इसको उल्टा नहीं समझ लेना कि पहले k पुट कर दो और फिर f डैश करो, डिफरेंशिएट करो। तो अगर आप पहले k सब्स्टिट्यूट करके और फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, है ना। तो इस बात को आप समझते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। अगर किसी को कोई डाउट है तो इसलिए मैंने इसको मेंशन भी कर दिया एक बार। चलो जी शुरू हो जाओ। तो अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, करते हैं डिफरेंशिएट, सिंपल है। अब यहाँ चॉइस है कि आप रो बाय रो करोगे तो कॉलम बाय कॉलम। तो मेरा आंसर ये है कि आप चाहे रो बाय रो डिफरेंशिएट करो या कॉलम बाय कॉलम, रिजल्ट वही आना है। बट अकल लगाओ तो कॉलम बाय कॉलम के रिस्पेक्ट में रो बाय रो डेरिवेट करना आसान है। क्यों आसान है? रो बाय रो डिफरेंशिएट करना क्यों प्रेफरेबल है? बिकॉज there is a row which is constant, so its derivative will be 0 effortlessly। दो ही डिटर्मिनेंट का सम के फॉर्म में आएगा। तो f डैश x अगर आपने लिखा तो इट इज obtained as summation of फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया तो आया 1 2x एंड 3x स्क्वायर। सेकेंड रो को एज इट इज रखा x प्लस a x स्क्वायर प्लस a एंड x क्यूब प्लस a। थर्ड रो को एज इट इज रखा a स्क्वायर a क्यूब। ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट है। सेकंड डिटर्मिनेंट इज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो कीपिंग द फर्स्ट एज इट इज x x स्क्वायर x क्यूब। डेरिवेटिव ऑफ x प्लस a is 1, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस a is 2x, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब प्लस a is 3x स्क्वायर, and third row kept as it is. The third determinant is obtained as 0. I hope you understand why. Because the elements of third row when differentiated become 0। यहां पर सेकंड रो में कुछ भी हो, फर्स्ट में कुछ भी हो, that doesn't makes any difference, ये 0 ही आएगा। अब हमारे पास f डैश x आ गया। fx तो पहले ही पता है, f डैश x आ गया। कोई बोलता है f डैश 0 क्या होगा? व्हाट इज f डैश 0? तो f डैश 0 के लिए x को 0 पुट करो। f dash x at x equal to 0 is called f dash 0, and this f dash 0 become what? f dash 0, x को 0 पुट करते ही फर्स्ट रो के दो एलिमेंट 0 हो गए। पहले डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूं। तो ये पहला डिटर्मिनेंट हमारा आ रहा है 1 0 0 एंड a a एंड a स्क्वायर a क्यूब प्लस सेकेंड रो। तो फर्स्ट सेकेंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो पूरी ही 0 हो गई। थर्ड डिटर्मिनेंट तो ऑलरेडी 0 था, है ना। तो फाइनली हमारी जो वैल्यू आई एफ डैश ए की, एफ डैश 0 की, वो क्या आई? a रेज टू द पावर 4 माइनस a क्यूब। इज दैट क्लियर? एफ डैश 0 आ गया तो मेरा दो पार्ट तो हो गया जी। एफ डैश एक्स एज ए फंक्शन आ गया, एफ डैश 0 आ गया। हाँ, एफ डैश एक्स एज ए फंक्शन प्रॉपरली लिखना है तो आपको इसको इवेलुएट करना पड़ेगा एक्सपैंड करके। ये डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना पड़ेगा। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, अनलेस इट इज आस्क्ड। नाउ f0 क्या है? व्हाट इज f0? तो f0 तो बिल्कुल सिंपल है, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट में x को 0 पुट करो तो 0 ही आ गया। एंड देयरफॉर f0 प्लस f डैश 0 तो वही आएगा जो f डैश 0 था। तो ये एग्जांपल लेने का पर्पस सिर्फ था कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट को लिख के करके दिखाना कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन सबको क्लियर है? सिंपल है। एक दो क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। लेट्स वर्क आउट सम प्रॉब्लम्स ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। जैसे क्वेश्चन में ऐसा देता हूं,
एक फंक्शन है fx, it is given as sin of x, cosine of x and tan x, चलो सिंपल ही ले लेता हूं, और एक रो इसकी है cos x minus sin x and secant square x, और एक है x x square and x cube। जरा f dash x लिख के बताओ, what is f dash x? तो f dash x will be summation of three determinants अब यहाँ पर आप रो बाय रो भी एक्सपेंड कर सकते हो, कॉलम बाय कॉलम भी कर सकते हो, बट बिकॉज मैंने देखा कि रो के एलिमेंट्स जो हैं वो अलाइक हैं, कॉलम के एलिमेंट में अलजेब्रिक भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, तो भाई रो बाय रो प्रेफरेबल है, सबको समझ में आ रहा होगा ये। अब चलो डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट रो को डेरिवेट किया तो क्या आया, साइन का डेरिवेटिव cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, tan का डेरिवेटिव secant square x। सेकेंड रो एज इट इज रखा, cos x minus sin x and secant square x। थर्ड रो एज इट इज रखा, x x square x cube। अब आपने देखा कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। व्हाई? बिकॉज द रो 1 इज आइडेंटिकल विद रो 2। नाउ गो टू द सेकेंड वन। अब हम सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, तो यहाँ sin x एज इट इज रखा, यहाँ पर cos x एज इट इज रखा, यहाँ पर tan x एज इट इज रखा, यहाँ पर cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, माइनस sin x का डेरिवेटिव माइनस cos x एंड secant square x का डेरिवेटिव, secant square x का डेरिवेटिव 2 secant x tan x। secant square को secant x के रेस्पेक्ट में 2 secant x और secant x का डेरिवेटिव secant इंटू tan, तो secant square इंटू tan x। और थर्ड रो एज इट इज रखा, x x square x cube। तो अब यहां देखो, अगर कहीं थोड़ी बहुत ट्रबल आएगी ना, तो ट्रबल कैसी होगी, ट्रबल होगी कि आपको डिफरेंशिएट करना किसी स्पेसिफिक फंक्शन को आता है कि नहीं आता है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 11th में आपने इतना डिफरेंशिएशन किया हुआ है कि कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना आता है आपको, इजंट इट? अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में क्या हुआ, तो फर्स्ट रो एज इट इज रखा, sin x cos x tan x। सेकेंड रो को भी एज इट इज रखा, cos x माइनस sin x एंड secant square x। थर्ड रो को डिफरेंशिएट किया, 1 2x 3x square। तो ये बिकॉज पहला डिटर्मिनेंट तो 0 ही हो गया था, तो उसको हम हटा भी सकते हैं, है ना। और फाइनली हम बोल सकते हैं कि हमारा जो डेरिवेटिव ऑफ f है, f डैश x जो है, वो ये दो डिटर्मिनेंट का सम है। अब कोई अगर आपसे बोले कि भाई f डैश 0 क्या होगा, x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एट x इक्वल टू 0 क्या होगा। तो आपने x को जैसे ही 0 पुट किया ना, x इक्वल टू 0, तो ये sin 0 0 cos 0 1 tan 0 0, तो ये 0 1 0 और यहां पर 0 माइनस 1 0 और यहां पर 0 0 0। या सीधे बोलो कि x को 0 पुट किया तो ये 0 ही है, तो वैल्यू 0 ही हो जाएगी। ऐसे सेकंड में भी देखो, तो अगर x को 0 पुट किया तो थर्ड रो के एलिमेंट हो गए 1 0 0, सेकेंड रो के एलिमेंट हो गए 1 0 एंड 1 एंड फर्स्ट रो के एलिमेंट हो गए 0 1 0। तो easily you can observe and see that the value of the second determinant comes out to be 1 and the value of the first determinant is definitely 0, तो f dash 0 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई।
तो ये दो एग्जाम्पल मैंने लिए जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि डिफरेंशिएशन क्या है और उसको कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा, लिख दो इंटीग्रेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, कि किसी डिटर्मिनेंट को इंटीग्रेट कैसे करते हैं। अब देखो यहां पर इंटीग्रेशन, आई डोंट एज्यूम कि आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरह से आता है, जिसको आता है वो एडवांटेज है, नहीं आता है तो आपको सिर्फ डिफरेंस जो डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट है उसको समझना है कि इंटीग्रेट कैसे कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन की जो अच्छी प्रॉब्लम्स हैं वो जब इंटीग्रेशन कर लेंगे उसके बाद डिटर्मिनेंट में भी वही वाली प्रॉब्लम वहां मिलेंगी। तो क्या है जी इंटीग्रेशन के लिए, समझो। सबसे पहले तो अगर कोई आपसे बोलता है कि व्हेन कैन यू डिफरेंशिएट अ डिटर्मिनेंट, तो आप बोलेंगे कभी भी, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक फंक्शन है, फंक्शन को कभी भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रोवाइडेड टू डिफरेंशिएबल हो। व्हेन कैन यू इंटीग्रेट डिटर्मिनेंट, तो आंसर है कभी भी। आप इवेल्युएट कर लो उसका इक्विवेलेंट फंक्शन, डिटर्मिनेंट का फंक्शन फाइंड कर लो, और उसको हम फंक्शन फाइंड करने के बाद में अगर वो इंटीग्रेबल फंक्शन है तो इंटीग्रेट हमेशा कर सकते हैं। बट मैं यहां जो लिखने जा रहा हूं वो थोड़ा स्पेसिफिक है। क्या लिखने जा रहा हूं, मेंशन करते जाओ। पहला, as determinant is a numerical value and therefore it can always be integrated by expanding and finding its equivalent function, but the integration of a determinant विदाउट एक्सपैंडिंग, अगर किसी डिटर्मिनेंट को बोला जाए भाई आप उसको एक्सपैंड करके नहीं करना, मत करेंगे मतलब सिचुएशन ऐसी आ जाए कि आपको, आप देखो कि भाई इसको एक्सपैंड करेंगे तो पहले एक्सपेंशन ही अपने आप में ट्रबल है, उसके बाद उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो वो नहीं है पॉसिबल है, विदाउट एक्सपैंडिंग करना है इंटीग्रेट। तो विदाउट एक्सपैंडिंग किसी डिटर्मिनेंट को इंटीग्रेट कब कर सकते हैं, तो नॉट ऑलवेज, बट द इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट कैन बी डन without expansion if it has only one variable row oblique column। ये अपने बिल्कुल क्लियर दिमाग में समझ रखना है कि ऐसा नहीं है कि कोई डिटर्मिनेंट के अगर सारे एलिमेंट में वेरिएबल है तो उसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं विदाउट एक्सपेंशन। हम उसी डिटर्मिनेंट को विदाउट एक्सपेंशन इंटीग्रेट कर सकते हैं जिसकी सिर्फ एक रो वेरिएबल हो या एक कॉलम वेरिएबल हो, rest of the row oblique column remain constant with respect to that variable। जैसे मान लो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा एक्स जिसका फर्स्ट रो के एलिमेंट है एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स एंड ए बी सी डी ई एफ, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द अदर टू रो। You can observe that the second row and third row is exactly constant and the element of first row are variable। अगर इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करूंगा ना तो ये एक्सपेंशन ऐसा दिखेगा, देखो ये आएगा C11 into fx plus C12 into gx plus C13 into hx। अब ये C11 C12 क्या है, तो यहां आपको पता ही है, आई नीड नॉट टू explain that Cij is cofactor of Aij। इसका मतलब C11 फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर है, तो C11 अगर मैं वर्कआउट करके दिखाऊं ना तो C11 आएगा F इंटू बी माइनस E इंटू सी, तो ये कांस्टेंट है। ऐसे C12 क्या आएगा, तो C12 आएगा तुम्हारा CD माइनस AF एंड C13 क्या आएगा, तो C13 आएगा AC माइनस BD, AE माइनस BD, सॉरी AE माइनस BD। तो ये जो तीनों नंबर्स हैं C11, C12, C13 क्या है, कांस्टेंट हैं, ये ध्यान रखना आपको। अच्छा, अगर सेकेंड रो में वेरिएबल होता, अगर ए बी सी डी ई एफ में कोई भी एक एलिमेंट वेरिएबल होता तो ये क्लेम करना टफ था, तब ये कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं। अब हमें इंटीग्रल ऑफ डेल्टा एक्स करना है, मतलब हमें इंटीग्रल ऑफ C11 एफ एक्स प्लस C12 जी एक्स प्लस C13 एच एक्स करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। डिफरेंशिएशन जैसा ही इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि वो
ऑपरेशन, इंटीग्रेशन ऑपरेशन एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हमने इससे बोला कि ये बन गया तुम्हारा इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट C11 fx dx प्लस इंटीग्रल ऑफ C12 gx dx प्लस इंटीग्रल ऑफ C13 hx dx। फिर आप ये भी जानते हो कि कांस्टेंट फैक्टर, अब देखो यही ट्रबल आता, अगर सेकंड रो या थर्ड रो के एलिमेंट में कुछ वेरिएबल आ जाते तो ये जो मैंने हाईलाइट करके कोफैक्टर्स लिखे हुए हैं ये वेरिएबल फंक्शन हो जाता, और फंक्शन होने पर ये अंदर इंटीग्रेंड दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो जाता, और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में फिर प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ता। कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा C11 इंटू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस C12 इंटू इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स प्लस C13 इंटू इंटीग्रल एच एक्स डी एक्स। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो फटाफट। अगर यहां तक बातें सबको क्लियर समझ में आ रही हैं तो जस्ट लेट मी नो। ओके ओके, अब जरा एक और बात ध्यान से देख लो इसी जगह पर, ये कोफैक्टर हम बाहर क्यों ले पाए? बिकॉज दे वेयर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, है ना। अब जरा मैं बोलूंगा कि आप इसको ऑब्जर्व करो। किसको? ये जो लास्ट रो में हमें मिला है इसको देखो, देख रहे हो ना? अरे ध्यान से देखो यार इसको, हाँ ध्यान से देखो इसको। अब इसको देखो और इसको भी देखो, इसको भी, ये इन दोनों को प्यार से देखो, कंपेयर करो दोनों को, क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि भाई ये जो है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये और ये एक्सप्रेशन तो एक जैसा ही है, सिर्फ जहां एफ एक्स है वहां पर इंटीग्रल एफ एक्स आ गया, जहां पर जी एक्स है वहां पर इंटीग्रल जी एक्स आ गया, और जहां पर एच एक्स है वहां पर इंटीग्रल एच एक्स आ गया। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? दूसरी बात C11 C12 C13 तो अभी भी वही है, जो यहां है वही यहां पर है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि 11 फर्स्ट रो के कोफैक्टर सेकंड और थर्ड रो पे डिपेंड करते हैं। अगर फर्स्ट रो के कोफैक्टर चेंज नहीं हुए, अगर कोफैक्टर्स वही हैं, इसका मतलब है कि सेकंड और थर्ड रो तो एज इट इज आएगी। तो अगर मैं बोलता हूं कि ये जो है इसका एक्सपेंशन ये है, मतलब ये आया इसको एक्सपेंड करके, तो ये किसको एक्सपेंड करके आया होगा? इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना? कैसे? कोफैक्टर सेम है तो सेकेंड रो और थर्ड रो एज इट इज रख दो, ए बी सी डी ई एफ। बात समझ में आ रही ना? और फर्स्ट रो के एलिमेंट जहां पर एफ एक्स थे वहां पर लिख दो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, जहां पर जी एक्स है वहां लिख दो इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स, जहां पर एच एक्स है वहां लिख दो इंटीग्रल एच एक्स डी एक्स, इंटीग्रल एच एक्स डी एक्स। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि जब आप दो, मैं सारी बातें कंक्लूड कर रहा हूं, कोई आपसे बोले कि आप एक डिटर्मिनेंट को बिना एक्सपेंड किए हुए इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस। कब? जब उस डिटर्मिनेंट में या तो सिर्फ एक रो में वेरिएबल हो या तो एक कॉलम में। ऑल अदर रोज मस्ट बी कांस्टेंट, ओनली एलिमेंट ऑफ वन रो मस्ट शैल हैव वेरिएबल, या यही बात कॉलम के लिए बोल सकते हैं। फिर क्वेश्चन होता है कैसे? तो इंटीग्रल ऑफ सच डिटर्मिनेंट विल बी ऑब्टेन्ड एज अ डिटर्मिनेंट, एक सिंगल डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आएगा, and it will be obtained by replacing the element of variable row by its integrals and retaining the other rows as they are. अब अगर आप ध्यान दो तो यही प्रॉपर्टी समेशन की थी, आप रिकॉल करो। अगर एक डेल्टा एक्स है, याद करो, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड ए बी सी डी ई एफ, तो सिग्मा डेल्टा एक्स कैसे करते थे बेटा? याद आया कुछ? एक्स वेरीज 1 to n कैसे करते थे?
If only one row is variable, others are constant, then summation of such determinant is obtained by retaining the fixed rows as they are and replacing the element by variable row by their sum, sigma x square sigma x cube. और आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन जो है वो समेशन का ही एक एडवांस वर्जन है. समेशन डिस्क्रीट क्वांटिटी का होता है, इंटीग्रेशन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का होता है. तो कंटिन्यूटी हो गई तो कंटिन्यूड सम भी बोलते हैं इंटीग्रेशन को. इसीलिए जो प्रॉपर्टी जो तरीका समेशन ऑफ डिटरमिनेंट में वैलिड था, सेम तरीका यहाँ भी वैलिड है. समेशन ऑफ डिटरमिनेंट में भी मैंने बोला था कि वैसे तो किसी भी और कितने भी डिटरमिनेंट को हम ऐड कर सकते हैं एक्सपैंड करके, उनकी वैल्यू फाइंड करके. बट विदाउट एक्सपेंशन आप डिटरमिनेंट को तभी सम कर सकते हैं व्हेन दे हैव वन रो वेरिएबल एंड रिमेनिंग रो कांस्टेंट. सिंगल वेरिएबल रो है. कैसे सम करते हैं? तो रिटेनिंग द कांस्टेंट रोज एज दे आर एंड एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ वेरिएबल रो. यहां पर कैसे इंटीग्रेट करते हैं? रिटेनिंग द कांस्टेंट रो एज दे आर एंड इंटीग्रेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ द वेरिएबल रो. तो कितने लोगों को ये बात बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ गई कि जो समेशन था वैसा ही इंटीग्रेशन है डिटरमिनेंट का? जिसको जिसको बात समझ में आ गई है, जस्ट यूज द रेज हैंड ऑप्शन यूज करेंगे. रेज हैंड ऑप्शन यूज करेंगे और मुझे बताएंगे. बस. अरे भाई ऐसा मत बोलो यार. मुझे तो लग रहा है कि सबको समझ में आ जाना चाहिए. और आप में से सिर्फ जो है 30% लोगों ने हाथ ऊपर किया. बाकी लोगों को क्या दिक्कत है भाई? जल्दी बोलो. Am I audible? Am I audible? तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर बेस. कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पर कंबाइंड कुछ सम्स करते हैं. प्रोसीजर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे. नॉट टू वरी. फटाफट सम्स करिए.
हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक फंक्शन दिया एफ एक्स, एलिमेंट्स को ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो कि रो कैसी है, कॉलम्स कैसे हैं एलिमेंट वाइज। फिर बोला गया कि ये एक ऑड फंक्शन है and its derivative is equal to gx, then find f1 into g0। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो सोचिए कैसे करेंगे। मतलब पहले आपको डिसाइड करना है कि रो बाय रो डिफरेंशिएट करेंगे या कॉलम बाय कॉलम डिफरेंशिएट करेंगे। और जो सुटेबल आपको लगे, कि अगर आपको लगता है कि रो बाय रो डिफरेंशिएट करना आसान है, तो रो बाय रो डिफरेंशिएट करके आंसर कर लो, नहीं तो कॉलम बाय कॉलम कर लो। अब देखो यहाँ पर ऑड या इवन फंक्शन क्या है, ये तो मैं मान के चल रहा हूं आपको शायद पता हो कि इफ fx has a property that replacing x with minus x it remains same, then fx is even. Fx is called even function. For example, x square cos x square minus 1 upon x square plus 1 secant x, ये सब even function है। एंड इसी तरह से if f of minus x becomes minus fx, मीन्स x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस किया और फंक्शन अपना नेगेटिव वैल्यू जनरेट कर गया। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स, टेन एक्स, एक्स क्यूब, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये जो फंक्शन हमने लिखे ये सभी क्या है, ऑड फंक्शन के एग्जाम्पल है, ऑड। अब बोला गया कि एफ एक्स का डेरिवेटिव है जी एक्स, तो डिफरेंशिएट करने के लिए सॉरी, डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो कॉलम बाय कॉलम सुटेबल लग रहा है मेरे को। आई होप आपको भी कॉलम बाय कॉलम ही सुटेबल लग रहा होगा। तो gx फाइंड कर रहे हैं, gx मतलब f डैश x, और f डैश x कैसे आएगा, तो f डैश x जो है वो दो डिटर्मिनेंट का सम आएगा, फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव, सेकेंड कॉलम का डेरिवेटिव, और थर्ड कॉलम का डेरिवेटिव तो जीरो होगा, तो तीसरा को मैंने जीरो रख दिया। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को डिफरेंशिएट करो तो आएगा 1, एंड साइन ऑफ पाई एक्स का डेरिवेटिव पाई कॉस पाई एक्स, एंड एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, and second column as it is 1, 2x and 3x square as it is, and 1, 1, 1 as it is. Now the determinant 2, second determinant is obtained by replacing the element of second column as by derivative and retaining the rest. तो पहला एलिमेंट x रहेगा, दूसरा sin पाई x रहेगा, तीसरा x क्यूब रहेगा। अब सेकेंड रो में जाओ तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, 2x का 2 होगा, और x 3x स्क्वायर का 6x होगा, और 1, 1, 1 एज इट इज रहेगा। और जो थर्ड डिटर्मिनेंट होगा वो नेचुरली जीरो होगा, क्योंकि उसके तीसरे कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो। अब ये जो हमने कैलकुलेट किया ये क्या था, ये एफ डैश एक्स था, या इसी को जी एक्स बोल रहे हो आप, जी एक्स है, हमें क्या चाहिए, जी जीरो। तो जी ऑफ जीरो क्या होगा, तो यही एफ डैश जीरो आया। एफ डैश जीरो क्या आया, तो एक्स को जीरो पुट करो तो पहला कॉस जीरो 1, तो ये जीरो हो गया, ये हो गया पाई 1, पाई एंड 0, and 1, 0, 0 and 1, 1, 1 plus
अगला वाला डिटर्मिनेंट तो जीरो होगा क्योंकि फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं, सेकंड कॉलम में जीरो है, टू है, जीरो है और वन 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 है, चलेगा, बट एक कॉलम जीरो है तो जीरो ही हो गया। तो पहले का आंसर क्या आया? किसी भी एक से यहां से एक्सपेंड कर लो तो क्या आएगा? इस रो से थर्ड रो से एक्सपेंड करो तो 1 × -पाई ना। ठीक है, हाँ, किसी को ट्रबल है तो बोलो। वसुभ्य, तुम्हारा जीरो कैसे आया था? फर्स्ट रो में एक्स है। ओके ओके, ठीक है। सक्षम, व्हाट इज द डाउट? -x या +x इन द फर्स्ट रो? आई डिडंट गेट यू। फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं x sin πx एंड x³ तो x का डेरिवेटिव x1 था एलिमेंट ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, सेकंड क्वेश्चन करो। अब सेकंड क्वेश्चन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? रो के रिस्पेक्ट में करेंगे या कॉलम के रिस्पेक्ट में? फटाफट डिसाइड करो। सेकंड क्वेश्चन में रो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे या कॉलम के रिस्पेक्ट में? तो कॉलम के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, लेकिन आप एकदम बिल्कुल क्लियर समझो कि कॉलम के रिस्पेक्ट में करोगे तो 3 डिटर्मिनेंट लिखने पड़ेंगे। रो के रिस्पेक्ट में करोगे तो फर्स्ट रो का डेरिवेटिव जीरो है, लास्ट रो का भी जीरो है, तो एक ही लिखना पड़ेगा। और बिकॉज हमें हायर डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो डिफरेंशिएटिंग अलोंग रो, तो विल चूज टू डिफरेंशिएट अलोंग रो या रो बाय रो। तो हमारा एफ डैश एक्स क्या आएगा? तो एफ डैश एक्स में फर्स्ट रो का डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो आएगा, प्लस सेकेंड रो का डेरिवेटिव से रिप्लेस करेंगे तो 3 2 1 एंड 6x² का डेरिवेटिव 12x, 2x³ का 6x² और x4 का 4x³ एंड थर्ड रो एज इट इज 1a² प्लस जब आप थर्ड रो का डेरिवेटिव करेंगे और फर्स्ट एंड सेकेंड रो को एज इट इज रखेंगे तो जीरो आएगा। मतलब है एफ डैश एक्स एक डिटर्मिनेंट आ गया। फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट अगेन। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डबल डैश एक्स क्या आया? तो डबल डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से वही कहानी रिपीट होगी इसका, वैसे ही पहला डेरिवेटिव जीरो आएगा, दूसरा डिटर्मिनेंट और तीसरा वाला फिर से जीरो आएगा, राइट? तो हमारा सिर्फ सिर्फ एक डिटर्मिनेंट फिर से आएगा। क्या आएगा ये डिटर्मिनेंट? मिडिल रो को डिफरेंशिएट करो एंड फर्स्ट एंड थर्ड रो को एज इट इज रखोगे तो 12x 12x² ये आ गया। अब f डबल डेरिवेटिव एट a फाइंड करोगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 12 टाइम्स 3 2 1 1a² एंड 1a² तो दो रो आइडेंटिकल है तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्लियर है जी? पहला क्वेश्चन क्लियर है, सेकंड क्वेश्चन क्लियर है। अगर कोई डाउट इन दोनों क्वेश्चन में किसी को भी है तो प्लीज लेट मी नो। ईशा क्या बोल रहे बेटा? एफ डबल डैश ए चाहिए बेटा, एफ डबल डैश ए। ओके, तो इसका मतलब है कि फंक्शन एफ एक्स को दो बार सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करो और फिर एक्स इक्वल टू ए पुट करो, तो आंसर हमारा 0 आया। सबका क्लियर है?
कैरी ऑन क्विक, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। अब सिमिलर सिचुएशन क्वेश्चन नंबर 3 में भी है ना? तो क्वेश्चन थर्ड को बेटा किस रो से, रो बाय रो करेंगे डिफरेंशिएट या कॉलम बाय कॉलम? पहला बात, या चलो डिफरेंशिएट करनी तो बात की बात है, पहले तो ये तो समझ लो कि थर्ड क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ रहा है कि क्या चाहिए? ओके, ए और बी की वैल्यू चाहिए। अब यहां पर एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मान लो इधर देखो, अगर एफ एक्स तुम्हारा है कोई पॉलिनोमियल ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्र प्लस ए थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये नोट है, ये मैं रिकॉल कर रहा हूं क्योंकि जब मैंने इनफिनाइट सीरीज बाइनोमियल कराते समय बताया था तो उस समय मैंने कराया था, बट स्टिल एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूं, ठीक है ना? अगर एफ एक्स ऐसा है तो ए नॉट क्या है? कांस्टेंट टर्म किसी पॉलिनोमियल का क्या होता है? तो ए नॉट इज इक्वल टू एफ जीरो। ये तो सबको दिख रहा है, क्योंकि अगर आप किसी पॉलिनोमियल में या किसी भी फंक्शन में एक्स को जीरो पुट कर दो तो जो कांस्टेंट टर्म है वही बचता है, वेरिएबल टर्म सारे जीरो हो जाते हैं। तो एफ किसी पॉलिनोमियल के लिए कर रहे हैं तो एफ जीरो जो है वो कांस्टेंट टर्म होता है, एफ जीरो कांस्टेंट टर्म होता है, हमेशा याद रखना है। अच्छा जी, अब a1 चाहिए, a1 x का कोएफिशिएंट चाहिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ x चाहिए किसी पॉलिनोमियल में, तो ये होता है f डैश जीरो, जिसको हम a1 बोल रहे हैं। कैसे? तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, f डैश x फाइंड करूं, तो क्या आएगा? पहला टर्म जीरो हो जाएगा, दूसरा टर्म a1 हो जाएगा, तीसरा 2a2x हो जाएगा, 3a3x स्क्वायर हो जाएगा, अगला होगा तो 4a4x क्यूब हो जाएगा, एंड ऑन एंड ऑन। अब इसमें a1 कांस्टेंट टर्म आ गया, तो a1 को इवेलुएट करना, तो जिस कांस्टेंट को इवेलुएट करना पहले उसको कांस्टेंट टर्म में रिड्यूस करेंगे और फिर जीरो पुट कर देंगे, तो f डैश जीरो आ गया। समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना बोलते जाएंगे। x का कोएफिशिएंट क्या होता है? f डैश जीरो। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? f जीरो। अब जरा एक और बात देखो, यहीं पर एक बार और डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट वंस अगेन, f डबल डैश x देखते हैं। f डबल डैश आया क्या? a1 का डेरिवेटिव जीरो हो गया, 2 इंटू 1 इंटू a2, 3 इंटू 2 इंटू a3x स्क्वायर x, 4 इंटू 3 इंटू a4x स्क्वायर एंड सो ऑन। अब फिर से x को जीरो पुट करो तो डबल a2 की वैल्यू आ जाएगी, 2 फैक्टोरियल टाइम्स a2। क्या क्या आ रहा है? 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय a2 इज इक्वल टू f डबल डैश जीरो। तो a2 क्या आया बेटा? a2 आया f डबल डेरिवेटिव जीरो बाय 2 फैक्टोरियल, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो किसी भी पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म f जीरो, पॉलिनोमियल fx में कांस्टेंट टर्म f जीरो, x का कोएफिशिएंट f डैश जीरो बाय 1 फैक्टोरियल, इसको आप लिख सकते थे f डैश जीरो
अपॉन 1 फैक्टोरियल, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट f डबल डैश 0 बाई 2 फैक्टोरियल, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर k क्या होगा, x क्यूब क्या होगा पहले बताओ। तो थर्ड डेरिवेटिव f ट्रिपल डैश 0 बाई 3 फैक्टोरियल, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n क्या होगा, तो nth डेरिवेटिव एट 0 अपॉन n फैक्टोरियल, प्लीज मेंशन इट। ये आपके लिए कॉन्सेप्ट आ गया। in any polynomial the coefficient of x to the power n कैसे मिलेगा, तो उस पॉलिनोमियल को n टाइम्स डिफरेंशिएट करो, उसके nth डेरिवेटिव में 0 पुट करो, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, यू गेट द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n। ओके, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो अब इस क्वेश्चन को करना आसान है। ए तो डायरेक्ट आ गया। फॉर ए की वैल्यू है डेल्टा व्हेन एक्स इक्वल टू 0। कई सारे क्वेश्चन हैं, इवन आपकी जो बुकलेट का पीडीएफ मैंने लोड किया है, अपलोड किया है ना, मिडजी वाला दूसरा वाला जो ऐप है जिसपे आप टेस्ट देते हो, तो उसमें इन चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे, उसमें पीछे वाले क्वेश्चन हैं जो बैक साइड में ट्यूटोरियल के क्वेश्चंस हैं, तो आपको उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको ऐसा ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो ए के लिए एक्स को 0 पुट कर दो, तो एक्स को 0 पुट किया, देखो एक्स को 0 पुट किया तो क्या आया, तो ये ऐसे आ जाएगा। फर्स्ट रो का एलिमेंट 1 0 1, सेकेंड रो का एलिमेंट सेकेंड 0 इज 1 एंड log 1 इज 0 और 1, तो आ गया 0, दो रो आइडेंटिकल हो गई तो वैल्यू 0 हो गई। ए 0 आ गया, तो पहला पार्ट हो गया ए इक्वल टू 0। अब आ जाएगा बी। बी के लिए क्या चाहिए, तो एक्स का कोएफिशिएंट है, तो एफ डैश 0, एफ डैश 0 चाहिए है ना, तो एफ डैश 0 निकाल लो, नॉट अ बिग डील। एफ डैश 0 कैसे निकालेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डेल्टा डैश एक्स निकालेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो रो बाई रो या कॉलम बाई कॉलम, तो नेचुरली कॉलम बाई कॉलम। क्यों कॉलम बाई कॉलम, क्योंकि एक कॉलम तो कांस्टेंट है तो उसको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव, अब देखो यहां पर एक रूल होता है चेन रूल, f ऑफ gx अगर कोई कंपोज्ड फंक्शन है तो dy बाई dx क्या होता है, तो पहले f को g के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस gx को ना, ये जो gx है इसको हम t एज्यूम कर लेते हैं, t, तो ये आएगा d dt ऑफ ft इंटू dt बाई dx। ध्यान से देखो तो dt dt कैंसिल हो जाएगा, वही आएगा d dx ऑफ ft, है ना। अब ये हो जाता है पहला वाला हो जाता है f डैश t और d dx ऑफ t क्या था, gx था। तो अगर आप इसको रीराइट करो तो f डैश t के जगह क्या लिखते हैं, gx, f डैश gx इंटू g डैश x, इसी को चेन रूल बोलते हैं। अब इस रूल से अगर मैं d dx ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर को t मान लो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा d dt ऑफ e रेस टू द पावर t इंटू d dx ऑफ t के जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर। हमने एक्स स्क्वायर को t एज्यूम किया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा e की पावर t का t के रेस्पेक्ट में e की पावर t इंटू 2x, तो ये आ गया तुम्हारा 2x इंटू e की पावर x स्क्वायर। तो ऑल्दो आई एम नॉट सपोज टू डिस्कस डेरिवेटिव हियर, क्योंकि डेरिवेटिव आपने स्कूल एग्जाम के लिए अच्छे से किया होगा +1 में, अदरवाइज हम लोग कैलकुलस में तो करेंगे ही करेंगे, आपको फिजिक्स में भी कराया गया होगा। तो ये आ गया पहले का डेरिवेटिव है ना, इसका सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव आप जानते ही हो, सीकेंड एक्स tan x, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो अब लिख देते हैं, चलो यहां लिख दिया 2x e की पावर x स्क्वायर और सीकेंड एक्स tan x और 2x ना 3x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब है ना, तो 3x स्क्वायर। सेकेंड रो एज इट इज,
साइन एक्स नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एज इट इज, और थर्ड रो के एलिमेंट तो 1 1 1 ही रहेंगे। अब आ जाओ, नाउ डिफरेंशिएट द सेकेंड रो कीपिंग द फर्स्ट एज इट इज। तो पहले रो को एज इट इज रिटेन कर दिया, ई की पावर एक्स स्क्वायर एंड सीकेंड ऑफ एक्स और एक्स क्यूब। सेकेंड रो को डिफरेंशिएट किया तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब आता है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, है ना, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो फिर वही बात मैं बोलूंगा, चेन रूल फिर से लगाओ। log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैं इसको ट्रीट करूंगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं t मान लूंगा, तो इसको मैं बोलूंगा ये log t है। अब dy बाई dx चाहिए मुझे, तो मैं लिखूंगा d dx ऑफ log t है। log t t का फंक्शन है, तो चेन रूल बोलता है कि पहले इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्योंकि ये x का फंक्शन तो डायरेक्टली है ही नहीं, और फिर t को x के रेस्पेक्ट में करो। तो ये dt हटा दो तो वही है d dx ऑफ ln x, है ना। अगर आप ये dt और ये dt को अगर इग्नोर करो तो क्या है, d dx ऑफ ln t। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। अब आगे चलो, चेन रूल को चेक करने का यही तरीका होता है कि ये और ये सेम होना चाहिए। अब क्या आया, log t का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1/t और d dx ऑफ log t क्या था, t था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो सिंपल हो गया, देखो अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो फाइनल आंसर आया 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो फाइनली यहां पर मैंने लिख दिया 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और थर्ड रो को एज इट इज रखा 1 1 1, और तीसरा डिटर्मिनेंट तो जीरो हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम जीरो हो जाएगा। अब डेरिवेटिव आ गया, क्लियर है सबको, डेरिवेटिव समझ में आ गया, तो डिफरेंशिएट कर लिया, डेल्टा डैश एक्स निकाल लिया। हमें क्या चाहिए, व्हाट इज बी, बी इज इक्वल टू डेल्टा डैश जीरो। तो इस डेरिवेटिव में जीरो पुट करो तो क्या आएगा, तो पहला डिटर्मिनेंट में 0 0 1, tan 0 is 0 0 0 1 एंड 0 0 1, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। दूसरे में e रेस पर 0 इज 1, सीकेंड 0 इज 1 0 0 1, ये वाला मिडिल एलिमेंट 0 हो गया, ये 1 हो गया, और यहां पर cos 0 1 हो गया और ये 1 हो गया। अब ये देखो, तो ये बेसिकली थर्ड रो से अगर एक्सपेंड कर दो या सेकंड कॉलम से एक्सपेंड कर दो, तो आपको आंसर आ जाएगा 1 इंटू -1, तो आंसर आ जाएगा -1। तो a की वैल्यू क्या आ गई थी, a की वैल्यू 0 आ गई थी, और b की वैल्यू क्या आई, तो b की वैल्यू -1 आ गई। ऐसे अगर c फाइंड करना होता, c, तो अब क्या करते, c विल बी f डबल डैश 0 बाई 2 फैक्टोरियल। मतलब ये जो आया था ना डेल्टा डैश एक्स, ये इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते इस पूरे को, तो दो डिटर्मिनेंट यहां से आता, दो डिटर्मिनेंट यहां से आता, फिर उसमें x को जीरो पुट करते, जो आंसर आता उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते, c मिल जाता। तो अब आप इस तरह के कोई भी कोएफिशिएंट फाइंड करने वाले जो केसेस हैं वो सारे निकाल सकते हो। मतलब समझे कि ये डिटर्मिनेंट का जो फंक्शन है उसका पॉलिनोमियल एक्सपेंशन फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 4 करिए।
एफ डैश एक्स बाय एक्स चाहिए, तो पहले एफ डैश एक्स फाइंड कर लो, करना तो पड़ेगा ही, एफ डैश एक्स तो फाइंड करना ही पड़ेगा आपको। एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। अब इसमें आप रो बाय रो डिफरेंशिएट करना चाहोगे, कॉलम बाय कॉलम, ये आप डिसाइड कर दो। अब मुझे एक बात दिख रही है कि जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम का डेरिवेटिव थर्ड कॉलम है। हालांकि रो बाय रो से जाओगे तो सेकंड रो का डेरिवेटिव 2 cos x एंड 2x एंड 2 कॉमन ले लोगे तो cos x x1 आएगा, तो आप रो बाय रो भी जा सकते हो, तो आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे करो। मैं कॉलम बाय कॉलम करता हूं तो एफ डैश एक्स मैं लिख रहा हूं, देखो एफ डैश एक्स लिखने की कोशिश कर रहा हूं। एफ डैश एक्स मेरा ऐसा नजर आ रहा है, कोसाइन ऑफ एक्स, मैं कॉलम बाय कॉलम कर रहा हूं ना, तो फर्स्ट कॉलम को चलो डिफरेंशिएट ही कर देते हैं पहले। तो फर्स्ट कॉलम का माइनस साइन एक्स एंड 2 cos x and secant square x, and this is x square and this is x cube, x square and x, and 1 2x and 1 प्लस सेकेंड कॉलम को करेंगे तो क्या आएगा, तो सेकेंड कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो पहला कॉलम एज इट इज cos x एंड 2 sin x एंड tan x, यहां पर आ गया 1 2x एंड x स्क्वायर, 1 2x एंड 1, और थर्ड कॉलम के एलिमेंट भी वही रहेंगे 1 2x एंड 1, ये जीरो ही हो जाएगा। एंड तीसरा जो डिटर्मिनेंट आएगा उसमें फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज रहेगा, यहां पर आ जाएगा 0, यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 0। आप जरा ध्यान से देखो, तो ये तो 0 हो गया, और ये वाला क्या है, तो मैंने बोला कि अब यहां पर इस स्टेप के बाद बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं वो मैं बता रहा हूं। मिस्टेक ये करते हैं कि इसके बाद ये डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने लगते हैं, तो इवेल्युएशन हो जाएगा, नॉट ए बिग डील, लेकिन इसको इवेलुएट करने में एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक्सपेंशन करते में भी थोड़ा अकल लगाओगे तो हो जाएगा, यहाँ x1 है, यहाँ x1 है तो फर्स्ट रो रिप्लेस बाय या लास्ट रो रिप्लेस बाय लास्ट माइनस फर्स्ट करोगे, 2 0 बन जाएगा, हो जाएगा। बट मैं बोल रहा हूँ एक्सपेंड करना जरूरी नहीं। कैसे, हमें चाहिए क्या, हमें एफ डैश एक्स नहीं चाहिए, हमें एफ डैश एक्स बाई एक्स चाहिए, राइट। तो यहाँ सेकेंड कॉलम से x बाहर निकाल लो, अगर सेकेंड कॉलम से मैं x बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पर मेरे को एक x मिलेगा, और यहां पर क्या एलिमेंट रह जाएंगे बेटा बोलो, 1x1, तो मैं इसको हटा के 1x1 लिख रहा हूं, आपको कोई तकलीफ हो तो बोल देना 1x1। ऐसे ही थर्ड डिटर्मिनेंट में भी सेकंड कॉलम से x बाहर निकालो, यहां से x निकालो, तो यहां भी क्या रह गया 1x1, तो 1x1 यहां भी लिख दिया 1x1। अब f डैश x अपॉन x क्या होगा, तो डिवाइड बाय x, डिवाइड बाय x, बोथ LHS एंड RHS। LHS RHS को अगर मैं x से डिवाइड करता हूं तो व्हाट डू आई गेट, तो मुझे मिलेगा f डैश x बाई x इज इक्वल टू दो डिटर्मिनेंट का सम, एक डिटर्मिनेंट है माइनस साइन ऑफ x एंड 2 cos x एंड tan x, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम इज 1x and 1, third column is 1 2x and 1, plus the another one is cos x 2 sin x and tan x, and 1x and 1 and 0 to 0, 0 to 0। अब हमें चाहिए था लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये पूरे एक्सप्रेशन की हमें लेनी है लिमिट,
when x is tending to 0. अगर मैं x को 0 अप्रोच करता हूं तो ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0 2 0 1 0 1 एंड 1 0 1. तो ये दो रो आइडेंटिकल हो जाएगी तो वैल्यू 0, ये दोनों रो आइडेंटिकल हो गई तो वैल्यू 0. दूसरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? तो cos 0 is 1 0 0 and 1 0 1 and 0 2 0. अब ये तो पहला तो 0 ही हो गया. दूसरे की वैल्यू क्या आई? तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करता हूं तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 और 1 into 0 -2. तो इट इज एक्चुअली 1 into -2 is -2. तो आंसर आ गया -2. क्या आ गया? लिमिट की वैल्यू. तो क्लियर है? सबको समझ में आ गया? कौन सा स्टेप दमन, कौन सा स्टेप रिपीट करने की बात कर रहे हो? यार ये प्रीवियस वर्ड बड़ा खतरनाक होता है. प्रीवियस में कौन सा बेटा? सब प्रीवियस है. ये f डैश x तक सही था? अच्छा अच्छा, देखो x फैक्टर यहां था, x फैक्टर यहां था, और ये मिडिल वाला जो टर्म था ना, मिडिल वाला डिटर्मिनेंट तो 0 ही है. इसको तो हटा दो, ये तो खत्म हो गया ना. अब x से डिवाइड किया तो f डैश x अपॉन x, तो यहां से x हट गया, यहां से x हट गया, ये आ गया, यहां तक आ गया. यहां तक ठीक है? जल्दी बोलो. अब ये x से डिवाइड किया एज्यूमिंग दैट x टेंडिंग टू 0, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0, तो नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. अब इसके बाद जो आया एक्सप्रेशन, ये x को 0 की तरफ अप्रोच करा रहे हैं. जब x 0 को जाएगा तो ये वाला डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट की तरफ अप्रोच करेगा और इसकी वैल्यू इधर अप्रोच करेगी, तो नेट वैल्यू -2 को अप्रोच करेगी. इज दैट क्लियर? क्लियर टू ऑल? किसी को नहीं क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड, या मुझे लिख के बता दो कि सर मुझे नहीं क्लियर है. ओके जी, तो डिफरेंशिएशन के सम्स आपने करके देखे, सिंपल हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है जरा सा भी. तो एक दो सम और ट्राई करते हैं फटाफट जल्दी से कम ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए. पांचवा और छठा ये दो क्वेश्चन कर लो, आज के लिए सफिशिएंट है. फिफ्थ एंड सिक्स्थ. पहले तो सिक्स्थ ही कर लो, है ना? इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स 0 to π/2 क्या होगा? तो जैसा मैंने बताया था इंटीग्रेट करने के लिए कि बिकॉज दो रोज आइडेंटिकल हैं, कांस्टेंट है, 2 4 5 कांस्टेंट है और 1 2 3 एलिमेंट भी कांस्टेंट है. एज इट इज रखेंगे. साइन एक्स विल बी रिप्लेस बाय इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स, लिमिट अंडर द लिमिट 0 to π/2. cos x will be replaced by integral cos x dx under the same limit 0 to π/2. and tan x, ये जो लिमिट है वहां पर जो इंडेक्स होता था n वेरीज दिस टू दिस, वही लिमिट के फॉर्म में आता है. ये sin 2x dx 0 to π/2.
अब हमारा सिर्फ टास्क है ये फाइंड करना कि ये तीनों इंटीग्रल्स क्या हैं। तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? तो साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है। तो माइनस माइनस ऑफ कोसाइन एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स 0 से पाई बाय 2, जब इसको इवेलुएट करेंगे तो आएगा, माइनस बाहर ले लो, cos पाई बाय 2 इज 0 माइनस cos 0 इज 1। तो माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1, तो मैंने यहाँ 1 रख दिया। ये 1 4 5 एज इट इज रहेगा, ये 1 2 3 एज इट इज रहेगा। अब आ जाते हैं ये मिडिल वाले इंटीग्रल पे ना। cos x किसका डेरिवेटिव है? अगर मुझे fx फंक्शन का इंटीग्रल चाहिए तो हमें एक ऐसा फंक्शन gx चाहिए होगा जिसका डेरिवेटिव fx होता है। तो cos किसका डेरिवेटिव है? साइन का। तो cos का इंटीग्रल sin x। तो sin x को इवेलुएट करो 0 से पाई बाय 2। तो साइन पाई बाय 2 इज 1 माइनस साइन 0 इज 0, तो ये भी 1 आ गया। एग्जैक्टली सिमिलरली तीसरा वाला भी आ गया। तीसरा वाला है साइन 2x। तो बेटा देखो साइन x डेरिवेटिव किसका था? cos x का। तो साइन 2x डेरिवेटिव किसका होगा? cos 2x। साइन x माइनस cos x का था, तो साइन 2x माइनस cos 2x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 cos 2x। इसको डिफरेंशिएट करो, माइनस हाफ cos 2x को डिफरेंशिएट करो तो आएगा माइनस हाफ इंटू माइनस साइन 2x इंटू 2। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन 2x आ जाएगा। तो इसको इवेलुएट करो अंडर द लिमिट 0 टू पाई बाई 2। तो ये क्या आएगा? तो cos पाई इज माइनस 1, तो माइनस हाफ बाहर आ गया पहले। तो cos पाई इज माइनस 1 माइनस cos 0 इज 1। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, क्या आया बोलो? माइनस 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 2। तो 2 आ गया, 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। चेक इट आउट। और अगर इतना आ गया तो अब तो कैसे भी इवेलुएट कर लो यार, हो ही जाएगा। 2 जीरो बनाना है आपको तो बना देते हैं, 2 जीरो बना देते हैं। R2 replaced by R2 minus R1 and R3 replaced by R3 minus R1। अगर ऐसा किया तो हमारा ये डिटर्मिनेंट इवेलुएट कुछ ऐसे हो रहा है। फर्स्ट रो 1 1 1 है, सेकेंड रो 0 3 4 है, और थर्ड रो 0 1 2 है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी? 6 माइनस 4 इज 2। प्लीज चेक इट आउट, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। अगर कोई ट्रबल है तो आप पूछ लो। अगर कोई पॉइंट में ट्रबल है तो आप उसको पूछ सकते हो। ठीक है, सबका आंसर ही आ रहा? क्या सेकंड रो में 1 आएगा मतलब? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। अच्छा 2 4 5 था। ओके 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 ओके, ठीक 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 ठीक, यहाँ 2 था 2। ओके 2 4 5 था ना, तो 2 था तो इसका 2R1 करना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर 5 माइनस 2 3 आएगा, 0 2 3 आएगा। R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस ट्वाइस R1 करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आंसर में ऑल्टरेशन हो जाएगा। प्लीज ऑल्टर द आंसर। क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा तुम्हारा 4 माइनस 3 इज 1। अभी चेक कर लो, ठीक है? तो बेसिक बात वही है कि आप इंटीग्रेट कर सकते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट को, प्रोवाइडेड कि उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल रो या कॉलम हो। ठीक है, एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन कैरी आउट करो फटाफट जल्दी से।
Harshvardhan, very right beta, very correct. How did you make out? हर्षवर्धन, फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल परफेक्ट बोला। कैसे? हाँ ये सही, बिल्कुल ठीक बात है। तो पांचवा क्वेश्चन देखो ध्यान से। हर्षवर्धन ने बोला ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सभी लोग अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो सबको पता चल जाएगा ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या दिया हुआ, पहले क्या दिया हुआ उसको समझो। दिया हुआ कि कैपिटल एफ, कैपिटल जी, कैपिटल एच जो है 3 पॉलिनोमियल्स हैं डिग्री 2 के, मतलब क्वाड्रेटिक। समझो ऐसा अगर कोई डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, मान लो ऐसा ax² प्लस bx प्लस c, तो f डैश x क्या होगा? 2ax प्लस b। और f डबल डैश x क्या होगा? तो 2a। और f ट्रिपल डैश x क्या होगा? 0। तो किसी भी पॉलिनोमियल को उसकी डिग्री के टाइम्स, डिग्री के बराबर नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट करो तो कांस्टेंट हो जाता है, और अगर उसकी डिग्री से ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट कर दो तो वो एनिश कर जाता है। पहली बात तो ये समझने वाली बात है। जब ये समझ में आ गया तो अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है। हमने बोला कि एफ डैश एक्स फाइंड करो, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? तो 3 डिटर्मिनेंट का सम होगा। पहला डिटर्मिनेंट रो बाय रो डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो एफ डैश जी डैश एच डैश, और सेकंड थर्ड एज इट इज एफ डैश जी डैश एच डैश एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश। अब यहां मैं एफ डैश लिख रहा हूं तो इसका मतलब है एफ डैश एक्स है, मैं एक्स साइलेंट है, ये आप अंडरस्टूड है कि एक्स है वहां पर। प्लस सेकेंड डिटर्मिनेंट आएगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड रो लेंगे, तो पहला एफ जी एच एज इट इज रहेगा। यहां पर एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश आएगा, और थर्ड रो आएगा एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश एज इट इज। तीसरा तीसरा जो डिटर्मिनेंट आएगा बेटा, तीसरा वो फर्स्ट रो एज इट इज एफ जी एच, सेकेंड रो एज इट इज एफ डैश जी डैश एच डैश, एंड थर्ड रो का डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डैश जी ट्रिपल डैश एंड एच ट्रिपल डैश। अब जैसा मैंने बताया कि ये तीनों डिग्री 2 के पॉलिनोमियल हैं, तो थर्ड डेरिवेटिव तो 0 ही होगा। ये पहला पहला डिटर्मिनेंट क्या आया? ये वाला डिटर्मिनेंट क्या आया? 0। क्यों? बिकॉज फर्स्ट रो इज आइडेंटिकल विद सेकेंड रो। ये डिटर्मिनेंट 0, ये भी 0 है। क्यों? क्योंकि सेकेंड रो इज आइडेंटिकल विद थर्ड रो। और ये 0 है क्यों? क्योंकि ये भी 0 है, और ये एलिमेंट भी 0, ये एलिमेंट भी 0, तो 0 आ गया। अब स्मॉल एफ डैश एक्स 0, किसी भी पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब है कि वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। एफ एक्स इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो हमने देखा कि डिफरेंशिएशन पर बेस्ड जो भी 2 3 4 सम्स आपने किए हैं, उसमें एक क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी सारे जेई में आए हुए, और है कुछ नहीं, एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। आपको सारा सारा कुछ समझ में आ गया, आप अपने आप कर जा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो ये भी समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डिटर्मिनेंट पे ऐसे ही मैं मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? तो 2 3 सम जरा करते हैं। 2 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट पर करते हैं ये दोनों, और एक क्वेश्चन मैट्रिक्स पे करते हैं, और फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म कर देंगे। आपको 2 क्वेश्चन मैं दे दूंगा जो आप करके लाएंगे, या अगर आप चाहो तो मैं ये क्वेश्चन नोट कर लो, आराम से ट्राई करना, कल की क्लास में डिस्कस करूंगा मैं। और मैंने बोला था कि कल क्लास लूंगा,
सेम टाइम पे क्लास होगी, बेशक जो है थोड़ी छोटी क्लास होगी, लेकिन एक क्लास कल होगी। तो कितने लोग अभी करेंगे? अभी करना चाहते हो ये 7th और 8th क्वेश्चन को, या करके कल डिस्कस करोगे? गुड, दमन ने बोला अभी। बाकी लोग भाई फटाफट सबका ओपिनियन दो जल्दी। हाँ ठीक है, गुड, अभी कर लेते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन को कैसे कर रहे हो? मतलब अभी तक आपने क्या सोचा, कैसे अप्रोच करना है? आई एम नॉट वरीड अबाउट वेदर यू अराइव एट आंसर और नॉट, व्हाट स्ट्राइक्स टू योर माइंड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, 8th क्वेश्चन में बेटा ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी जो है वो ट्रायंगल ए बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, एज यूजुअल नोटेशन है। और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंगल्स हैं। ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। यस एडगर,
व्हाट डू यू वांट टू से? 7th क्वेश्चन में आदित्य क्या बोल रहे हो? किसको कन्वर्ट किया आपने? रो ऑपरेशन किया. You converted all the elements to whom? सिंगल एलिमेंट. अच्छी बात है. रो ऑपरेशन किया, ठीक है. रादर कॉलम ऑपरेशन बोलो, है ना? कॉलम ऑपरेशन से ज्यादा आसानी से रिड्यूस कर सकते हो आप. यस. तो कई सारे तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, 7th क्वेश्चन को. अभी देखो 7th अगर आपको लीड नहीं मिली है तो आप जस्ट मुझे सुनो पहले. पुट योर पेन डाउन और ध्यान से सुनो. मैंने आपको हमेशा बोला है कि डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करते समय इंपॉर्टेंट क्या है? एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं. जब तक आपको कोई दो रो या कोई दो कॉलम के एलिमेंट में कनेक्शन नहीं समझ में आएगा तब तक आपको ऑपरेशन स्ट्राइक नहीं करेगा. अच्छे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं. तो यहां अगर ध्यान से देखो तो जो थर्ड कॉलम के एलिमेंट हैं कॉस बी कॉस ए, यही कॉस बी कॉस ए के फॉर्म में सारे एलिमेंट बने हुए. देखो तो अगर आप थोड़ा सा और केयरफुली ऑब्जर्व करो तो विद द हेल्प ऑफ कॉलम 3 यू कैन मेक द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2 सिंपल. दे विल बी मेड टू लुक सिंपलर. जैसे अगर कॉलम 1 से कॉलम 3 के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहां सिंगल टर्म में आ जाएंगे एलिमेंट. ऐसे ही सेकंड कॉलम के एलिमेंट भी सिंगल टर्म में ला सकते हैं. तो पहला जो ऑपरेशन है ना वो हर एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए. क्या? रिड्यूसिंग द कॉलम, बोलो, कॉलम 1 replaced by column 1 minus column 3 and column 2 replaced by column 2 minus column 3. ये स्टेप तो बिल्कुल क्लियर है अगर आप रो ऑपरेशन सोच रहे हो तो. क्या आया? 1 minus 3 करेंगे तो -1. cos c plus cos a minus cos a is cos c. cos b -1 plus 1 तो cos b. ऐसे ही सेकंड माइनस थर्ड करेंगे तो cos c and -1 and cos a and cos b cos a -1. अब आपको एक सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट बन गया. डेल्टा हमारा एक सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है. दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि एक सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है. अब इसके बाद बहुत सारे एवेन्यूज ओपन हो जाते हैं. आप ऐसे करो तो भी हो जाएगा, वैसे करो तो भी हो जाएगा. एक तरीका बिल्कुल सिंपल है कि आप दो जीरो बनाने की कोशिश करो. ये एलिमेंट 1 हो चुका है ना? तो कॉलम 2 के अगर मैं एक रो ऑपरेशन करूं, क्या रो ऑपरेशन करूं कि कॉलम 2 इज रिप्लेस्ड बाय कॉलम 2 C2 प्लस कोसाइन C टाइम्स C1, कोसाइन ऑफ C मल्टीप्लाइड बाय C1. कर सकता हूं ऐसा. ऐसे ही कॉलम 3 को लिख सकता हूं. कॉलम 3 इज रिप्लेस्ड बाय C3 प्लस कोसाइन B टाइम्स C1. तो ऐसा करने से क्या होगा भाई? करके देखने में कोई बुराई नहीं है ना. हम कोई पाप थोड़ी कर रहे हैं, मैथमेटिकली एक लीगल स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो कर लो. तो यहां क्या आया? पहला कॉलम एज इट इज -1 कोसाइन ऑफ C एंड कोसाइन ऑफ B एज इट इज रख दो. यहां पर आ गया 0. इसमें cos C मल्टीप्लाई करके ऐड हुआ तो यहां पर cos C मल्टीप्लाई कर ऐड हुआ तो -1 प्लस cos स्क्वायर C तो माइनस साइन स्क्वायर C आ गया. एंड इसमें cos C ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया? cos A माइनस cos A प्लस cos B cos C.
ऐसे ही तीसरा एलिमेंट, तीसरी रो के एलिमेंट क्या है, तो यहां 0 आ गया, cos a प्लस cos b cos c, एंड यहां पर आ गया माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इसके बाद देखो तो ये -1 इंटू दिस माइनस दिस करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर सी एंड माइनस कॉस ए प्लस कॉस बी कॉस सी का होल स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। इसके बाद बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, इसको ब्रेक कर दो कॉस में, अपने आप कैंसिल होकर के आंसर आ जाएगा। एक तरीका मैंने बताया, ऐसे ही दूसरा कोई तरीका है तो वो भी फॉलो करो, देखो। दूसरा तरीका मैं हिंट दे के छोड़ रहा हूं आपको, ठीक है ना, आप करके लाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है इसमें ट्राई करोगे तभी मजा आएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा प्रोडक्ट में ब्रेक करना चाहोगे तो भी हो जाएगा, और इसमें प्रोजेक्शन फार्मूला यूज करना चाहोगे तो भी हो जाएगा। प्रोजेक्शन फार्मूला a इज इक्वल टू बी कोसाइन सी प्लस सी कोसाइन बी, एक लाइन में हो जाएगा यहां से, इसी स्टेप के बाद। ये 8th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन, ये दोनों अब आप नोट कर लो, करके लाएंगे आप, कल डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है इसको भी कंप्लीट कर लेना है, प्रोजेक्शन रूल से भी कर लेना, ये वाला तो मैं कर ही चुका हूं, और ये 8th भी कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कशन कल करेंगे सेम टाइम 10:15 से क्लास स्टार्ट होगी, 10:15 10:20 एट द मैक्स, ठीक है। तो टाइमली आ जाना, क्योंकि 1-1.5 घंटे की क्लास अगर होगी, मेरा पर्पस है कि कल हम लोग खत्म कर दें कॉन्सेप्ट को, और अगर कल हो जाता है तो अच्छी बात है, जल्दबाजी नहीं है, नहीं होगा तो परसों की क्लास भी हमारे पास में है, नॉट टू वरी, ठीक है। संडे को फिर से एक टेस्ट होगा, आप प्रिपेयर्ड रहो, संडे के लिए प्रिपेयर करो, और नहीं तो थर्सडे या ट्यूसडे में जो भी फाइनली डिसाइड होगा तो ग्रुप पे डाल देंगे आज, राइट जी। हाँ बेटा, दमन यू कैन आस्क, ग्रुप पे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके।